हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे भारत में यवन राज्य। यवन राज्य का मतलब है यानी भारत पर शुरुआती विदेशी आक्रमण कौन कब-कब हुए, कौन-कौन से हुए, उनके क्या कौन-कौन से कहाँ-कहाँ से आए, इनकी पूरी जानकारी लेंगे आज हम। आइए देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। सबसे पहले जो है भारत पर विदेशी आक्रमण हिंद यूनानियों का हुआ है, यानी यूनान लोगों का, हिंद में जो यूनान वो लोग रहते हैं उनका हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है शकों का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके बाद पल्लवों का हुआ, उसके बाद कुषाणों का हुआ, ठीक है। लेकिन ये जितने भी आक्रमण हुए हैं, ये आक्रमण करने तो आए तो थे, लेकिन ये आकर को है जो भारत में ही बस गए थे, ठीक है। यहाँ से वो जा नहीं पाए, ठीक है, समझे नहीं समझे। यानी कि भारतवासियों में इतना प्रेम था कि वो कोई भी आ जाता था यहाँ पर जो है यहीं का हो जाता है, ठीक है। गाना भी है, कहीं से भी लोग आते हैं और यहीं के हो जाते हैं, ठीक है। यानी आक्रमणकारी भी यूनान, पल्लव, कुषाण, बाद में ये लोग इनके वंश भी चले और जो लोग यहीं के रह गए, ठीक है। ये विदेशी थे कौन, हिंद, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है। इनके आगे वंश पढ़ने को मिलेंगे हमको, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन ये लोग बाद में भारत में ही रह गए, लोग अपने देश कभी नहीं लौटे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो हिंद यूनानियों के हुए हैं, शकों के हुए हैं, पल्लव के हुए हैं और कुषाणों के हुए हैं। आइए देखते हैं। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। देखो, सेल्यूकस ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे, तब उसने जो है उन हाथियों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और उस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसके उत्तराधिकारी ने एंटीओकस प्रथम ने इसे अक्षुण्ण बनाए रखा था, ठीक है। लेकिन एंटीओकस द्वितीय ने शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए। यानी एंटीओकस जो है, एंटीओकस के प्रथम तक तो सभी इसके जो राज्य थे वो सभी एक संगठन में थे, लेकिन एंटीओकस मृत्यु के बाद जब एंटीओकस द्वितीय जब गद्दी पर बैठा यूनान की, तब वो है वहां पर जो है अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए, ठीक है। विद्रोह के फलस्वरूप जो है उसके अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हो गए, ठीक। अब बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था, यानी बैक्टीरिया के शासक थे, ठीक है। सेल्यूकस का नाम कौन थे, एंटीओकस द्वितीय। तो वहां के जो नेतृत्व था का नाम, वहां के जो फल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जो है डियोडोटस कर रहा था, डियोडोटस प्रथम, ठीक है। डियोडोटस प्रथम ने इन 7 राजाओं से क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथेटियम, डेटिटियम, मिनांडर, यूक्रेनी, एंटिलियस तथा आंडीटिड्स एवं हार्मिक्स, ठीक है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमे डेमेट्रियस ने किया। यानी भारत पर जो है विश्व में, यानी कि भारत के इतिहास में सबसे पहला आक्रमण जो है, विदेशी आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था, डेमेट्रियस ने किया था। और ये कब किया था, इसने जो है 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब व सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। किसने, कौन से राजा ने, तो बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने। क्या नाम था, बैक्टीरिया के शासक क्या नाम था, डेमीट्रियस ने। इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था, सबसे पहले आक्रमण इन्होंने किया भारत पर, तो 190 ईसा पूर्व किया था, ठीक है। और आक्रमण कर कर उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब व सिंध के बहुत बड़े भाग को जो है कब्जा लिया था, ठीक है। और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसने, बैक्टीरिया के शासक डिमीट्रियस ने। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। इसे यही हिंद यूनानी कहा गया है या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। यानी सबसे पहले जो है हिंद यूनानी के राजा का जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था डेमीट्रियस, ठीक है। तो इसने ही सबसे पहले, इसे हिंद यूनानी भी कहते हैं, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व, जिसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी इसकी जो राजधानी थी, हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। वह जो है साकल में जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है, ठीक है। यानी साकल राजधानी थी, वहां पर जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी रहा है, ठीक है। नहीं समझे, रहे थे, समझे नहीं समझे। यानी कि शिक्षा का केंद्र भी साकर राजधानी इनकी रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिनांडर मिनांडर ने नागसेन या नागसेन को नागार्जुन से भी कहते हैं,
मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। देखो मैंने अभी कहा था ये लोग बाहर से तो विदेशी आए थे पर ये भारत के ही हो गए। देखो ये विदेशी था मिनांडर, ठीक है, ये कौन यूनानी था, लेकिन इसने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है यहाँ के इसने धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो यूनानी ने मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। तो जो हिंदू यूनानी जो थे मिनांडर तो यहीं का यहीं रह गया, ठीक है। आगे देखते हैं मिनंडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न भी पुस्तक का नाम है, ठीक है, मिलिंद प्रश्न नाम है। आगे देखते हैं हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों में बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किन किन राजाओं के हैं। यानी कि पहली बार जो भारत के जो है हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के जारी किए हैं कि उनमें साफ-साफ कहा जा सकता था कि ये इस राजा के शासनकाल में ये सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। यानी कि उसमें साफ साफ करके बता दिया राजा का नाम, पूरा चित्र वगैरह को एक तरीके से दर्शाया गया था। इसमें साफ-साफ बताया जा सकता है कि हाँ ये इस राजा के थे, ठीक है, सिक्के। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। यानी कि देखो मौर्य काल में भी यानी चलते थे, पण मतलब चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन भारत देखो इतना विभिन्न इतिहास पढ़ चुके हैं, लेकिन भारत के इतिहास में, ठीक है, यानी कि हिंद यूनानियों से पहले जो है किसी भारतीय राजा ने जो है सोने के सिक्के नहीं चलाए थे भारत देश में, ठीक है। यानी भारत देश में जो है किसी प्रकार के सोने के सिक्के नहीं चले थे, तांबे के चले गए, कांसे के चले गए, चांदी तक चले मौर्य काल में, लेकिन सोने के सिक्के पहली बार जो है हिंद यूनानियों ने चलाए थे भारत पर, ठीक है। आगे देखते हैं हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई। यानी कि पश्चिमोत्तर जो है जो यूनान से लगे क्षेत्र थे वहां पर जो है उन्होंने यूनानी अपनी कला चलाई, और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट, यानी यूनानी की जो उनकी कला थी वो, और उसमें कौन से प्रदेशों में चलाई, पश्चिमी प्रदेशों में चलाई, जो भारत के प्रदेश उन्होंने जीते थे उन्होंने चलाई। तो उसे जो है उस आर्ट को क्या कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है, जिसे हम गंधार कला के नाम से भी जानते हैं, ये यूनान की कला है, ठीक है। यानी इसका भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। यानी कि जो गंधार कला है ये जो है यूनानियों की ही देन है, ठीक है। आगे देखते हैं यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला में विकास में योगदान किया। देखो इससे पहले जो था हमारे भारतीय नाट्य कला यानी नाटक लोग करते थे तो वहां पर पर्दा पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन यूनानियों ने पर्दे नाटक शास्त्र में पर्दे का प्रचलन करके जो है भारतीय नाटक कला के विकास में योगदान दिया। और चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि पर्दा प्रथा जो किसकी देन है, ये यूनानियों की देन है, ठीक है, ये भारतीयों की देन नहीं है। भारतीयों की पर्दा प्रथा देन नहीं है कि आप पर्दा करिए आप, ये जो है यूनानियों की देन है, ठीक है, समझे नहीं समझे, ये यूनानियों की देन है। और इसलिए यह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जैसे जो पर्दा प्रथा है इसको जो हम यवनिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर जो है भारत के यवन राज्य समाप्त होते हैं। उसके बाद देखो हिंदी यूनानी तो हमने समझ लिया विदेशी आक्रमण, उसके बाद शक आएंगे, फिर पल्लव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, ठीक है। और ठीक है उसके बाद ये चार दो तीन आक्रमण और होंगे भारत पर विदेशी, ठीक है। तब आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।